ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का विषय भी आपको पुराने विषयों की तरह काफ़ी पसंद आएगा और आप सभी लोग इसका लाभ अपने जीवन में ले सकेंगे। दोस्तों, आज जिस विषय की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा फिर रचा शरीर। प्रारब्ध पहले बनता है और प्रारब्ध जो बनता है हमारे संचित कर्मों से बनता है और संचित कर्म जो होते हैं वो हमारे किसी न किसी रूप से धर्म से जुड़े होते हैं। तो धर्म रक्षति रक्षिता, तो धर्म को श्रेष्ठ माना गया है और धर्म त्रिकोण को देखा गया है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है हमारे ज्योतिष का। दोस्तों, 1, 5 और 9 ये जो 3 भाव होते हैं, ये 3 भावों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है ज्योतिष में। और ये 3 भाव ही अगर देखा जाए, अगर ये किसी भी रूप से अगर आपकी जन्म कुंडली उठा के देखें और लग्न, पंचम और नवम, ये 3 भाव आप देखें, ये 3 भाव एक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में देखा होगा आपने, बॉन्ड बनते हैं, वैसे ही कुंडली में बॉन्ड बनेगा। जब 1, 5, 9 एक दूसरे के मित्र ग्रह होंगे, एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते होंगे या वहां उच्चता प्राप्त करते होंगे या किसी भी रूप से दृष्टि संबंध भी बनता होगा, तो अगर ये 1, 5, 9 आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से शुभ या मजबूत है तो आप अपना जीवन सर्वोच्च रूप से जिएंगे। दोस्तों, केंद्र का महत्व इतना ही कुंडली में है, लेकिन त्रिकोण जो है, केंद्र, जैसे फिजिक्स की भाषा में कहूं तो केंद्र मास वजन है उसका, लेकिन जो सराउंडिंग्स है, जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, तो वो जब तक वो बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक केंद्र को मजबूती नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बॉन्ड वो 1, 5, 9 ही बनाते हैं कुंडली में। 1, 5, 9 ही वो बॉन्ड बनाते हैं, वो बंध बनाते हैं, जिससे कि कुंडली मजबूत बनती है। अगर आपकी कुंडली में 1, 5, 9 मजबूत है तो आप मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। पहली चीज तो ये, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रारब्ध तो पहले रचा फिर रचा शरीर। तो प्रारब्ध कहां से आया? प्रारब्ध आया हमारे संचित कर्मों से, और संचित कर्म प्रत्येक व्यक्ति लेकर पैदा होता है। मतलब पूर्व जन्म में उसने जो कर्म किए हैं, जो धर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, या जो भी क्रिया की है, वो इस जन्म में उसे मिलती है। जैसे कि हम और आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा किए और उसके बाद जमा किए और धीरे धीरे एटीएम कार्ड से थोड़ा थोड़ा उसको निकालते हैं। मान लीजिए बैंक में आपके जमा ही नहीं है तो कार्ड भी आपका काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमारे संचित कर्म हैं। जितने संचित कर्म हमने जमा किए हैं उसी का उपभोग, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे होंगे तो अच्छे, बुरे होंगे तो बुरे, उसी का उपभोग हमें इस जन्म में करना होता है। तो पंचम भाव हमारा प्रारब्ध है, नवम भाव हमारा भाग्य है, धर्म है, और लग्न हम खुद हैं। तो दोस्तों, ये 3 जो भाव बनते हैं, ये 3 जो त्रिकोण बना है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्रिकोण है और प्रत्येक जातक को अपनी कुंडली में देख लेना चाहिए। अगर ये 3 आपके मजबूत हैं तो बुरे से बुरे योग भी या बुरे से बुरा दोष भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर आपने इन तीनों को समझ लिया है और इसके अनुरूप कार्य करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, लग्न हम स्वयं, पंचम हमारा प्रारब्ध और नवम हमारा भाग्य। तो
लग्न, पंचम और नवम, ये तीनों को देखा जाए तो जीवन में ये तीनों ही इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे कैसे? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, लग्न तो आप सब जानते ही हैं। किसी भी ज्योतिष के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो लग्न, लग्नेश की उपस्थिति, लग्न पर पड़ रहे ग्रहों की दृष्टि या लग्न में बन रहे दोष या योग के बारे में जरूर चर्चा करेगा। लग्न को उतना महत्व देगा वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, लग्न जो है वो हम खुद हैं, लेकिन जब तक हमारे साथ हमारा धर्म, हमारा प्रारब्ध में किए हुए संचित कर्म नहीं जुड़ेंगे अच्छी तरह से, तब तक हम किसी न किसी रूप में दुखी रहेंगे। पंचम भाव जो है लग्न, देखिए लग्न बैठा है 1 नंबर में, सप्तम में दृष्टि, सप्तम से वो बैलेंस है, लग्न और सप्तम। इसी तरह पंचम और एकादश, और इसी तरह नवम और तृतीय भाव। तो आप देखिए ये 3 जो बताए मैंने त्रिकोण में, ये बाकी के 3 भाव को भी असर करते हैं। धुरी जो होती है बैलेंस बनाती है, और एक धुरी अगर डिस्टर्ब हुई तो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों लग्न, पंचम और नवम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पंचम भाव हमारा प्रारब्ध है, हमारा विद्या है, हमारी संतान है, हमारा प्रेम है। तो ये सारी चीजें पंचम भाव से जुड़ी हुई। तो पंचम भाव एक सॉफ्ट भाव है, एक सॉफ्ट भाव है। पंचम भाव में मौजूद जो ग्रह होता है उसके अनुरूप ही हमारा बचपन, मतलब बचपन की शुरुआत, मतलब शिक्षा का महत्वपूर्ण रोल होता है। और जैसी आपको शिक्षा मिली है उसी के अनुरूप आप जीवन जिएंगे। शिक्षा आपको अच्छी मिली है तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे, धर्म अच्छे होंगे, नवम भाव भी अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। अब देखिए पंचम में आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान है। पंचम अगर आपका मजबूत हुआ तो आप पराक्रम अच्छा करेंगे। नवम के सामने जो चार्ट है वो तृतीय भाव है, पराक्रम का भाव है। तब अगर आप मेहनत करेंगे तो नैसर्गिक रूप से धर्म साथ में जुड़ा हुआ है, रिजल्ट आपको उत्तम मिलेगा। केंद्र आत्मा है, त्रिकोण शरीर है, आत्मबल शरीर बल। तो इसको आप समझिए कि जब तक कि 1, 5, 9 की बॉन्डिंग मजबूत नहीं है, कुंडली के 12 भाव में ये 3 भाव यानी 3 पिलर ऐसे हैं जो पूरी कुंडली का वजन उठा सकते हैं। ये 3 भाव पूरी कुंडली का वजन उठा सकते हैं। और आप देखिए तीनों भाव जो हैं, ये तीनों भाव से पहले यानी इनके पास वाला जो भाव है, इसको गौर कीजिएगा आप। पंचम के पास षष्ठम भाव है, नवम से पहले अष्टम भाव है, और लग्न से पहले द्वादश भाव है। ये जो है मोक्ष त्रिकोण, ये 3 भाव भी साथ में ही, इसके मतलब ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही। तो पंचम, नवम और लग्न अगर ये 3 मजबूत है दोस्तों, तो षष्ठम, अष्टम और द्वादश में बने कोई भी दुर्योग आपका खराब नहीं कर पाएंगे। जैसे एक मजबूत शिला अगर जमीन में गाड़ दी जाए तो बड़े से बड़ा चक्रवात आए, तूफान आए, वो शिला हिलेगी नहीं। मजबूत गहरी जड़ वाला कोई पेड़ है तो वो गिरेगा नहीं, लेकिन जड़ें कमजोर हैं तो क्या होगा, वो हल्की हवा भी नहीं झेल पाएगा। तो सोल हमारी आत्मा, लग्न,
लग्न होना चाहिए स्ट्रांग, पंचम भाव स्ट्रांग, नवम भाव स्ट्रांग। ये तीन जो हमारे जो भाव हैं, ये तीन भाव कुंडली के त्रिकोण हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको गिन लीजिए आप। ये तीन भाव हमेशा, जब भी कोई अपना चार्ट देखिए, आपके पास अपना चार्ट है तो उसको निकालिए और देखिए लग्न में कौन सा ग्रह है, लग्न में कौन सी राशि है, पंचम में कौन सा ग्रह है, पंचम में कौन सी राशि है, और नवम में कौन सा ग्रह है, नवम में कौन सी राशि। जब ये सब आप खुद ही अब जब इसका अध्ययन करेंगे, तब आप पाएंगे कि अगर शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, इन ग्रहों को देखा जाए, अगर ये आपके लग्न में हैं, तो यकीन मानिए आप भाग्यशाली, बशर्ते कि ये अपने मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि में हो, या इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। ठीक इसी तरह से पंचम और नवम में भी इसी तरह के ग्रह हों और शुभ ग्रह की दृष्टि या स्वग्रही हों या उच्च के हों, तो ये अच्छा परिणाम जीवन में आपको देते हैं। और मान लीजिए इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको लगती है, तो बल्ले बल्ले है आपकी। तो लग्न और लग्नेश की दशा तो सब अच्छा ही मानते हैं, पंचम की दशा भी अच्छी होती है और नवम की दशा भी अत्यंत शुभ मानी गई। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि 1, 5, 9, 1 नंबर लग्न, 5 नंबर पंचम और 9 नंबर भाग्य भाव, धर्म भाव है। तो 1 नंबर में देखेंगे तो 1 नंबर मेष राशि आती है, 5 नंबर सिंह राशि आती है और 9 नंबर धनु राशि आती है। 1 नंबर में मंगल की राशि है, 5 नंबर सूर्य की राशि है और 9 नंबर गुरु की राशि। अब आप देखिए, लग्न में अगर मंगल बैठा हो स्वग्रही होके, पंचम में सूर्य बैठा हो स्वग्रही होके, और नवम में गुरु बैठा हो स्वग्रही होके। अब आप देखिए इस चार्ट को, समझिए इसको, मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीन अगर स्वग्रही होकर केंद्र में बैठे हैं तो आप अत्यंत पराक्रमी, विद्वान, धर्मपारायण और सॉफ्ट नेचर के व्यक्ति हैं। अब इसमें देखिए, अगर लग्न में सूर्य उच्च होकर बैठा हो, अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करके लग्न में सूर्य बैठा हो, मंगल पंचम में बैठे हो, भाग्य स्थान में गुरु बैठे हो, अति उत्तम हुआ। तो मान लीजिए आपकी 1, 5, 9 में कोई ग्रह नहीं है, ये तीनों भाव खाली हैं, तो अब ये देखना होगा इनके स्वामी कहां जाके बैठे। इनके स्वामी अगर केंद्र में जाके बैठ जाते हैं, 1, 5, 9 के स्वामी अगर केंद्र में जाके बैठ गए, मतलब केंद्र क्या हुआ, 1, 4, 7, 10, तो समझिए एक तरह से राजयोग बनता है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, ये अति शुभ योग होता है, एक तरह से राजयोग प्रदान करता है। तो आप इस तरह से देखें, अगर 1, 5, 9 में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो वो देखें कि उस भाव का स्वामी केंद्र में अगर जाके बैठता है, शुभ है। अगर अपनी ही राशि में बैठता है और शुभ है। अगर वो उच्च होके बैठता है, परम शुभ है। या उस पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ती है, अमृत है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, सिंह लग्न में नवमेश मंगल है, नवमेश मंगल है, और अगर वह
केंद्र में चौथे स्थान पर बैठता है, चतुर्थ यानी वृश्चिक राशि में बैठेगा वहां पर, तो परम शुभ योग बनाएगा। आप पूरी जिंदगी, बचपन जन्म से लेकर मृत्यु तक, आप यकीन मानिए, वाहन सुख, मातृ सुख, मातृभूमि का सुख, सब कुछ अत्यंत प्रचुर मात्रा में प्राप्त करेंगे। विद्वान लोग कहते हैं कि त्रिकोण को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि त्रिकोण में हमारा नवम भाव, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है। और अगर आपका धर्म अच्छा होगा, अगर आप धर्म करेंगे, तो बड़े से बड़े दुर्विकार भी अपना प्रभाव कम कर देंगे। धर्म आप कब करेंगे? आप जाते हैं किसी भी समस्या को लेकर ज्योतिष के पास, या परिवार के लोग लेके जाते हैं कि देखिए हमारा पुत्र है, ये पुत्री है, बहू है, पति हैं, ये इस तरह का इनको तकलीफ है, लेकिन हम कहते हैं तो वो नहीं करते हैं। क्या हम उनकी जगह कर सकते हैं? वो क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं करते हैं? तो आप पाएंगे कि उनका नवम भाव कमजोर होगा। नवम भाव कमजोर होने की वजह से ही उनका ध्यान इन चीजों में नहीं लगेगा। कुछ लोग अत्यंत ही गंभीर तरह के कुतर्क करते हुए मिलते हैं हमको। राहु की दृष्टि है, समाज से हटके, लीग से हटके सोचना, लीग से हटके बोलना, इस तरह की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व होंगे। तो अगर 1, 5, 9 इनमें अशुभ ग्रह कोई बैठा है या क्रूर ग्रह कोई बैठा है, तो ये तकलीफ देगा ही देगा। लेकिन अगर इन ग्रहों पर शुभ ग्रह गुरु, बुध, शुक्र, चंद्र की दृष्टि पड़ जाए तो इनकी अशुभता में कमी आती है। वैसे ही आप माने राहु, शनि, मंगल की दृष्टि पड़ने से अशुभता में वृद्धि होती है। कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। दोस्तों, हर एक ग्रह शक्तिशाली है, हर एक ग्रह शक्तिशाली है। कोई ग्रह कमजोर नहीं है और कोई ग्रह कम नहीं है, लेकिन सभी को उसके मनपसंद एनवायरनमेंट में जब तक नहीं रखा जाएगा, या जब तक वो नहीं होगा, या उसे नहीं उस तरह का सम्मान मिलेगा, तब तक वो अपना परिणाम नहीं देगा। दोस्तों, त्रिकोण अपने अपनी चार्ट निकालिए और त्रिकोण को देखना शुरू कीजिए और इधर उधर भटकिए मत। त्रिकोण को अवश्य देखिए, लग्न से त्रिकोण का संबंध देखिए, या त्रिकोण के किसी भी स्वामी की लग्न पे दृष्टि अगर पड़ती है उसे देखिए, या लग्न की दृष्टि भाग्य पे पड़ती है उसे देखिए, या लग्न की उपस्थिति नवम में है उसे देखिए। इस तरह की कैलकुलेशन कीजिए तो आप पाएंगे। और इनकी अगर महादशा आपको लग जाती है तो आपको सम्मान, धन, वैभव, प्रसिद्धि सब कुछ मिलना तय है। दोस्तों, अगर इन भावों में किसी भी तरह का कोई दुर्योग बन रहा है तो उसकी रेमेडी तुरंत करें। इसमें किसी भी तरह से राहु केतु से संबंधित योग बन रहे हैं तो उसकी रेमेडी तुरंत करें। डिग्री वाइज ग्रहों का बलाबल देख लें। ग्रह सूर्य के साथ हैं तो अस्त हो गए हैं, उसे देख लें।
ये सब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तभी आपके जीवन में आप ये समझ पाएंगे कि त्रिकोण कितना महत्वपूर्ण है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। त्रिकोण के रत्न आप पहन सकते हैं, बशर्ते त्रिकोण का स्वामी शुभ स्थान में, उच्च स्थान में, मित्र ग्रहों से युक्त या गुरु से दृष्ट हो। अगर वो नीच का, शत्रु राशि में, कम डिग्री का, क्रूर ग्रहों से दृष्ट या 6, 8, 12 में बैठा है, तो एक बार संपूर्ण कुंडली का अध्ययन किसी अच्छे विशेषज्ञ ज्योतिष शास्त्री से कराएं, उसके बाद ही उसका रत्न धारण करें। अन्यथा पंचम, नवम और लग्न का रत्न धारण न करें। मैंने अक्सर पाया है ज्योतिषी आंख बंद करके ये त्रिकोण के रत्न पहना देते हैं। ये गलत है, ये गलत है, व्यक्ति को कंफ्यूज कर देता है ये। अगर इनके जो कारक, इनके जो स्वामी हैं, अगर ये शुभ नहीं है या कहीं जाके खड्डे में बैठ गए हैं, 6, 8, 12 में विराजमान हो गए हैं या शत्रु के साथ बैठ गए हैं, तो वो अपना प्रभाव उस हिसाब से नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा कहीं वो न्यूट्रल जगह जाके बैठे हैं तो उन्हें छेड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग ये नहीं समझते और प्राय मुसीबतों में घिर जाते हैं। बच्चा, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं समस्याएं लेके कि गुरुजी मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो मैं क्या इसको पंचम का रत्न धारण करवा दूं? अब पंचम का, मुझे किसी ने कह दिया पंचम का रत्न धारण करवा दो, बच्चा पढ़ाई में समझदार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखना है कि पंचम किस भाव में है, पंचमेश किस भाव में है। कहीं षष्टम में तो नहीं है, अष्टम में तो नहीं है, द्वादश में तो नहीं है, तृतीय भाव में तो नहीं है। तो जब आप इस तरह की स्टडी करेंगे तभी आप पाएंगे कि इसका निचोड़ क्या होता है। ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है। जन्म कुंडली के 12 भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये जो भाव भी बने हैं इनका भी आपस में एक संबंध है। आप देखिए पंचम और सप्तम के बीच में छठा भाव दिया है। पंचम आपकी संतान है, सप्तम आपकी पत्नी है और इसके बीच में आपको दिया है रिपु, शत्रु, रोग, ऋण, कंपटीशन, इन दोनों के बीच में दिया है। सप्तम और नवम पत्नी का भाव, नवम आपका भाग्य, इन दोनों के बीच में अष्टम भाव है, मृत्यु का भाव, गुप्त भाव, छुपा हुआ सारी चीजें। और 6 और 8 के बीच में सप्तम है, रोग और मृत्यु के बीच में पत्नी बैठी है। अगर आपका सप्तम भाव मजबूत है तो दोस्तों याद रखिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। ये 2 भाव तो अकेले मैनेज कर लेगी। सोचिए 6 और 8 मैनेज हो गए तो फिर क्या जीवन में क्या बचा है मैनेज करने को। तो 6 और 8 कैसे मैनेज होंगे ये मैं आने वाले एक सेशन में बताऊंगा कि षष्टम और अष्टम और द्वादश, ये 3 भाव को कैसे मैनेज करें। ये भी अत्यंत रोचक विषय है। इसको अपने आने वाले वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ये जो बता रहा हूं 1, 5, 9 दोस्तों गांठ बांध के रख लें, इसे अवश्य देखें, इसकी शुभता के अनुसार कार्य करें, अशुभ है तो इसकी रेमेडीज करें,
देखेंगे आपको जीवन में ज्वलंत परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है आपको। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस मेरे चैनल को अगर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं, लाइक करें, अपने कमेंट भी अवश्य दें, ताकि हम हमारे इस ज्योतिष के विषय को और भी रोचक बनाया जा सके। और उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा सेशन पसंद आएगा। तब अगले सेशन तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।